हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। बायोलॉजी 2024-25 के लिए डेली स्मार्ट बायोलॉजी स्टडी एमसीक्यू सीरीज को ज्वाइन करके आप अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्कूलिंग बच्चों के साथ साथ में प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही शानदार कंटेंट, बहुत ही शानदार मैटर आपके सामने लेकर के आता है। इसलिए क्लास के साथ में जुड़ करके आप अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। बच्चों, आज के पहले क्वेश्चन के साथ में जुड़ते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, प्रत्येक विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। अंश मेखला, श्रोणी मेखला और पादों की अस्थियां क्या बनाती हैं? देखो, अंश मेखला और श्रोणी मेखला और पादों की अस्थियां मिलकर के कौन सा कंकाल बनाती है? ऑप्शन नंबर एक में कह रहा है कि आंतरांग कंकाल का निर्माण करती है। दो में कह रहा है बाह्य कंकाल बनाती है। तीन नंबर ऑप्शन में कहता है अक्षीय कंकाल और चार नंबर ऑप्शन में कह रहा है अनुबंधी कंकाल। चार ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। सटीक ऑप्शन यहाँ पर कौन सा बैठने वाला है? करेक्ट आंसर देने का यथासंभव प्रयास करना है। बच्चे, आपके पास में सोचने समझने और आंसर देने का निर्धारित समय अपना 5 से 10 सेकंड का रहेगा। इसमें आपको सोचने समझने के साथ साथ में आंसर देने का पूरा पूरा प्रयास करना है। आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में बहुत ही शानदार कंटेंट आपके सामने रखा जाएगा। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? बिल्कुल आंसर दीजिएगा। अंश मेखला, श्रोणी मेखला और पादों की अस्थियां क्या बनाती हैं? बिल्कुल आप समझ गए होंगे। अंश मेखला, श्रोणी मेखला और पादों की अस्थियां मिलकर के अनुबंधी कंकाल बनाती हैं, जिनको उपांगीय कंकाल के नाम से भी जानते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन के नाम से जानते हैं, उपांगीय कंकाल के नाम से जानते हैं। तो पहले ही क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 अपना सटीक सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। इलियम किसका भाग है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। इलियम किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है, फुफ्फुसीय मार्ग का भाग है, अंश मेखला का भाग है या फिर श्रोणी मेखला का भाग है? बच्चा, 4 ऑप्शन एक बार फिर से आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है उसका आपको चयन करना है। इलियम किसका भाग माना जाता है? छोटी आंत्र का, फुफ्फुसीय मार्ग का, अंश मेखला का, श्रोणी मेखला का? बिल्कुल करेक्ट आंसर देने का यथासंभव प्रयास करना है। जितना आप प्रयास कर सके उतना प्रयास करना है। जिन बच्चों का एक दो ऑप्शन गलत हो जाता है फिर उसके बाद में वो आंसर देना बंद कर देते हैं, ये बहुत बड़ी गलत बात है। एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा कि ऑप्शन को देखते ही तुरंत आप ऑप्शन के पास में पहुंच जाएंगे, क्वेश्चन को देखते ही तुरंत ऑप्शन के पास में पहुंच जाएंगे। लेकिन बार बार अभ्यास करने से ही सफलता मिलती है, तो लगातार क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। बिल्कुल। देखो, बात करते हैं इलियम किसका भाग है। इसका 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, श्रोणी मेखला। देखो, श्रोणी मेखला जो होती है ना, श्रोणी मेखला किससे संबंधित है? इलियम का। इसके अंदर इलियम आता है, इस्चियम आता है, प्यूबिस आता है। मेरे नामों को सुनना। इलियम लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर, एक शब्द और लिख देता हूं मैं, इस्चियम, और एक होता है प्यूबिस। तो ये जो श्रोणी मेखला से तीनों संबंधित होते हैं, जो कुल्ले की बोन को बनाने का काम करते हैं, कुल्ले की अस्थि बनाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से 2 नंबर क्वेश्चन का अपना 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट रहा। चलो बच्चों, बढ़ते 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब 3 नंबर क्वेश्चन आपको 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। जेनेटिक्स वाला चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं 12th के लिए। आनुवांशिकी जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में आप 12th एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख पा रहे हैं। एक एकल जीन अनेक फिनोटाइप लक्षणों को प्रकट करता है, ऐसे जीन को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखा गया। सोच समझ करके आंसर देने का यथासंभव प्रयास करना है। एक एकल जीन अनेक फिनोटाइप यानी लक्षण को, अनेक लक्षणों को प्रकट करता है, ऐसे जीन को किसके नाम से जानते हैं? बहुप्रभावी जीन के नाम से जानते हैं, लीथल जीन के नाम से जानते हैं, लिंग जीन के नाम से जानते हैं, या फिर सहलगन जीन के नाम से जानते हैं? इस क्वेश्चन में भी आपको 4 ऑप्शन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का सटीक ऑप्शन क्या बैठने वाला है? करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल आंसर देना, सभी विद्यार्थियों का आंसर आना चाहिए। बहुत शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर रहा। बच्चों देखो, हम जानते हैं मेंडल नामक वैज्ञानिक ने आनुवंशिकता के ऊपर अपने बहुत सारे प्रयोग किए थे, और मेंडल ने बताया था कि वे इकाइयां जो माता पिता के लक्षणों को आगामी पीढ़ी में लेकर के जा सकती हैं, या फिर हम यूं कहते हैं कि जो आनुवंशिक लक्षणों को आगामी पीढ़ी में लेकर के जाती है उनको कारक कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? कारक। किसके अनुसार? मेंडल के अनुसार। लेकिन उसके बाद में जोहनसन ने कारक को एक नाम दे दिया था। क्या दिया था? जीन। जीन वह सूक्ष्म इकाई है जो आनुवंशिक लक्षणों को आगामी पीढ़ी में लेकर के जाती है। जब एक जीन एक लक्षण को निर्धारित करता है, पॉइंट को ढंग से सुनना, जब एक लक्षण एक जीन को निर्धारित करता है तो उसे एक जीनी वंशागति के नाम से जानते हैं। और जब एक से अधिक हो जाए तो इस प्रकार के जीन को क्या कहा जाता है? बहुप्रभावी जीन कहा जाता है।
एक नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पर सटीक रहेगा। एक बार पुनः समझ लो, एक जीन एक लक्षण को निर्धारित करता है जिसे एकल जीनी वंशागति के नाम से जानते हैं। कई बार एक जीन अनेक लक्षणों को प्रभावित करते हैं तो उनकी ये जो वंशागति होती है उसको बहुप्रभाविता कहते हैं, और उस जीन को किसके नाम से जाना जाता है? बहुप्रभावी जीन के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया और आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। इसी कड़ी में हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चा 4 नंबर क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। ये भी 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। फेनिल कीटोन में व्याधि किसका एग्जाम्पल है? एक डिजीज हो जाती है मनुष्य के अंदर जिसको फेनिल कीटोन में व्याधि के नाम से जानते हैं। ये कह रहा है कि किसका एग्जाम्पल है? सहप्रभाविता का, बहुप्रभाविता का, अपूर्ण प्रभाविता का, डाउन सिंड्रोम का। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 4 नंबर क्वेश्चन में दिखाई दे रहे हैं। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फेनिल कीटोन में व्याधि किसका एग्जाम्पल है? सहप्रभाविता का, बहुप्रभाविता का, अपूर्ण प्रभाविता का, डाउन सिंड्रोम का। दीजिए करेक्ट आंसर। 4 ऑप्शन में से कौन सा सटीक बैठने वाला है? तो बिल्कुल जी आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर देखो 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, बहुप्रभाविता हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुप्रभाविता। 2 नंबर ऑप्शन अपना सटीक हो जाएगा। अब बच्चों बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन, इसी चैप्टर का क्वेश्चन एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दर्शन दे रहा है। फेनिल कीटोन में व्याधि का लक्षण है। देखो देखो ध्यान से समझना, जब फेनिल कीटोन में व्याधि हो जाए तो उसके किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं? मानसिक मंदन हो सकता है, बालों का कम होना हो सकता है, त्वचीय रंजन हो सकता है, या फिर ऑल ऑफ दीज यानी उपरोक्त सभी हो सकता है। फेनिल कीटोन में व्याधि के कौन कौन से लक्षण दिखाई दे सकते हैं? बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, साधारण सा क्वेश्चन है। साधारण होने के साथ साथ में उतना ही महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से। तो बच्चों याद रखना, फिनोल कीटोन में व्याधि के अंदर मानसिक मंदन भी होगा, बाल झड़ जाएंगे यानी बालों का कम होना, त्वचीय रंजन भी हो जाएगा, यानी 4 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इसी कड़ी में हम 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, जो 12th एनसीईआरटी इसी चैप्टर का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। फेनिल कीटोन में व्याधि किस एंजाइम के लिए उत्तरदायी जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है? देखो बात को समझना, एक जीन ऐसा है जो क्या काम करता है? किसी एक विशेष एंजाइम को बनाता है, और यदि उस जीन में उत्परिवर्तन हो जाए और वो जीन डिफेक्ट हो जाए तो उस एंजाइम को नहीं बनाया जा सकता, जिसके कारण से फिनोल कीटोन में व्याधि हो जाता है। अब बच्चा आपको वो बताना है कि इनमें से वो एंजाइम कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है फेनिल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, फेनिल कीटोन में हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, या फिर फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इस टॉपिक का या इस डिजीज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। एंजाइम के बारे में एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो बच्चा 6 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है वो उत्तरदायी होता है किसके लिए? फेनिल कीटोन में व्याधि के लिए। इस प्रकार से 6 क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखे। अब हम बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एटलस और एक्सिस के बीच में जो जॉइंट है, जो संधि होती है, वो कौन सी होती है? बिल्कुल क्या कहता है? पाइवोट संधि होती है, सेडल संधि होती है, कोणीय संधि होती है, कब्जा संधि होती है। अब आपको एक तो ये याद रखना है कि एटलस और एक्सिस क्या है। तो बच्चा देखो कल हम बात कर रहे थे कि कशेरुक दंड के अंदर 33 कशेरुकाएं पाई जाती हैं जो रीढ़ की हड्डी का निर्मित करती हैं, रीढ़ की हड्डी को बनाने का काम करती हैं। 1 नंबर कशेरुका, 2 नंबर कशेरुका जो होती है एटलस और एक्सिस होती है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो ज्वाइंट पाया जाता है उसको किसके नाम से जानते हैं? अगला कह रहा है पाइवोट ज्वाइंट होगा, सेडल ज्वाइंट होगा, कोणीय ज्वाइंट होगा, कब्जा या हिंज ज्वाइंट होगा। दीजिए करेक्ट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन का क्या सटीक ऑप्शन बैठने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का आंसर आना चाहिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है। हाँ एक बात और, 1000 सब्सक्राइबर और 3000 घंटे पूरे होने के लिए सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से ये चैनल धन्यवाद ज्ञापित करता है। आपके सहयोग से ही ये कारवा धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। आज एक पहली जो उपलब्धि थी जो हमने हासिल की, 1000 सब्सक्राइबर और 3000 घंटे हमने इस चैनल के माध्यम से पूरे कर लिए। ये जो कारवां हुआ है वो सारा का सारा जो श्रेय जाता है वो सभी विद्यार्थियों को जाता है, क्योंकि आपके जुड़ने से, आपके सहयोग से, आपके पढ़ने के कारण से ये कारवां आगे बढ़ता जा रहा है। तो एक बार फिर से राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद ज्ञापित करता है। तो बच्चा एटलस और एक्सिस जो होता है ना बच्चा, ये क्या काम करता है? इनके बीच में जो ज्वाइंट पाया जाता है उसको पाइवोट ज्वाइंट के नाम से जानते हैं या संधि के नाम से जानते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन अपना सटीक हो जाएगा।
बिल्कुल, क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा बच्चा। अब जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा में विद्यार्थी जो भाग लेने, जो आपके इर्द-गिर्द आपके जानकार हैं, सब तक अपनी क्लास पहुँचनी चाहिए। बहुत शानदार कंटेंट है। जो कंटेंट अपने पास में है, जो एग्ज़ाम में आता है, यदि उसको पढ़े बगैर कोई वंचित रह जाता तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो सभी विद्यार्थियों के पास में अपनी क्लास जो है वो शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन देखो, कोराकोइड कोराकोइड किसका घटक है? अग्रपाद का है, क्रोटी का है, इसके पुल्ला का है, श्रोणि मेखला का है। बिल्कुल 8 नंबर क्वेश्चन में आप क्या करने वाले हैं? कोराकोइड जो होता है वो किसका घटक माना जाता है? अग्रपाद का, क्रोटी का, या फिर इसके पुल्ला का, या फिर श्रोणि मेखला का? दीजिए करेक्ट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन का सटीक ऑप्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो याद रखना इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, यानी क्रोटी का ये भाग माना जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दर्शन दे रहा है। अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली किसके अंदर पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कहता है, हेप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन प्रोसेस किसके अंदर पाई जाती है? मानव के अंदर होती है, कबूतर के अंदर होती है, मधुमक्खी बंदर के अंदर होती है। 4 ऑप्शन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली किसमें पाई जाती है? मानव में, कबूतर में, मधुमक्खी में, बंदर में? दीजिए करेक्ट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल, अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली किसके अंदर पाई जाती है? तो आपको याद रखना किसके अंदर पाई जाती है? मधुमक्खी के अंदर, यानी 3 नंबर ऑप्शन अपना सटीक हो जाएगा। अब देखो बच्चों, बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, मधुमक्खी के एक शुक्राणु एक अंडे के युग्मन से उत्पन्न संतति होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या कहना चाहता है कि मधुमक्खी में एक शुक्राणु कोशिका एक अंडाणु कोशिका जब फ्यूज्ड हो जाती है तो उत्पन्न डॉटर जो होती है वो किस प्रकार की होती है? रानी व श्रमिक होती है, ड्रोन व रानी होती है, श्रमिक तथा नर होता है, रानी तथा नर होता है? दीजिए करेक्ट आंसर। जिन बच्चों का ये पढ़ा हुआ चैप्टर, यथासंभव प्रयास करना है आंसर देने का। मधुमक्खी के बारे में हम थोड़ा सा नॉलेज रखेंगे यहाँ पर। मधुमक्खी के एक शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से क्या बनता है? बच्चों याद रखना, इसके अंदर जो बनेगा, इसका 1 नंबर ऑप्शन अपना सटीक हो जाएगा। रानी तथा श्रमिक का निर्माण होगा। जो संतति उत्पन्न होगी वो रानी और श्रमिक होगी। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, रानी और श्रमिक होगी। अब इसी कड़ी में देखो बात करते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की। ये भी 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अनिषेचित अंड अनिषेक जनन के द्वारा विकसित होता है। देखो अनिषेचित अंड जो होता है वो पार्थेनोकार्पी के द्वारा विकसित होता है। किसमें? श्रमिक में, रानी में, नर में, नर एवं रानी में? दीजिए करेक्ट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन का क्या सटीक आंसर होने वाला है? अनिषेचित अंड अनिषेक जनन के द्वारा किसमें विकसित होता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो बच्चों याद रखना, इसका 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नर, और नर को किसके नाम से जानते हैं? ड्रोन के नाम से जानते हैं। 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नर या ड्रोन का जो निर्माण होता है वो अनिषेक जनन के द्वारा, अनिषेचित अंडे के द्वारा होता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। ये बात आपकी खोपड़ी में अच्छे से फिट कर लेना। कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होगा। देखो बात करते हैं मादा मधुमक्खी में क्रोमोसोम की संख्या। बिल्कुल, दीजिए करेक्ट आंसर। मादा मधुमक्खी जो है उसमें क्रोमोसोम जो होता है उसकी संख्या कितनी होती है? 32, 16, 30, 34। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। क्या सटीक आंसर यहाँ पर आप निकाल करके लाते हैं? देखते हैं। मादा मधुमक्खी में क्रोमोसोम, तो बिल्कुल याद रखना, मादा के अंदर क्रोमोसोम की संख्या होती है 32। 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। मैं नर की बात करूं, ड्रोन की बात करूं, और उनमें यदि क्रोमोसोम की बात करना चाहूं तो आपको बच्चों याद रखना है कि नर के अंदर 16 क्रोमोसोम पाए जाते हैं और मादा के अंदर कितने होते हैं? 32 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ पर मैंने लिखा नर या ड्रोन बराबर 16 क्रोमोसोम। अब देखो बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की, जो 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। सिवनी संधियां किसके बीच में पाई जाती हैं? अंगूठे और मेटाटार्सल के बीच में पाई जाती हैं, ह्यूमरस और रेडियस अल्ना या रेडियो अल्ना के बीच में पाई जाती है, क्रोटी की पेराइटल संधि जो होती है या अस्थि होती है उनके बीच में पाई जाती है, पेराइटल के बीच में पाई जाती है, ग्लिनोइड गुहा और अंश मेखला के बीच में पाई जाती है। पिछली ऑनलाइन क्लास में सीवन के बारे में मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया था बच्चों। यदि पिछली ऑनलाइन क्लास में यदि थोड़ा सा भी आपको ध्यान है तो आप करेक्ट आंसर के पास में पहुंच जाएंगे। मैंने अच्छी तरीके से लिख करके बताया था कि सीवन क्या होता है। तो याद रखना, क्रोटी के अंदर जो पेराइटल बोन पाई जाती है उनके बीच में जो ज्वाइंट होता है उसको सीवन के नाम से जानते हैं बच्चों। किसके नाम से जानते हैं? सीवन के नाम से। और मैंने कल बताया था आपको, जो तंतुमय योजी ऊतक के द्वारा बनी होती है। 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। पसली और स्टर्नम के बीच की कौन सी संधि होती है?
इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए, पसली और स्टर्नम। देखो आगे वक्ष भाग में, छाती वाले भाग में एक इस प्रकार से बोन पाई जाती है जिसको स्टर्नम कहते हैं। पीछे वाले भाग में कशेरुकदंड पाई जाती है। पसलियां पीछे वाले भाग में कशेरुकदंड से और आगे वाले भाग में स्टर्नम से जुड़ती हैं। अब कह रहा है कि इनके बीच में जो बोन जो जॉइंट है वो कौन सा होगा। देखो इस प्रकार से यहाँ पर जो जॉइंट होगा, क्या कह रहा है, उपास्थि जात तंतु में कोणीय कब्जा संधि। दीजिए करेक्ट आंसर, पसलियां और स्टर्नम के बीच में कौन सा जॉइंट पाया जाता है। बच्चों याद रखना, ये जो पसलियां होती हैं वो स्टर्नम से जब जुड़ती हैं तो उपास्थियों के द्वारा जुड़ती हैं, इसलिए उस जॉइंट को उपास्थि जात जॉइंट के नाम से जानेंगे। 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में हम बात कर लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। कोक्सीजियल अस्थि जो होती है वो किस में पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। कोक्सीजियल अस्थि किसके अंदर पाई जाती है। क्रोटी में होती है, अंश मेखला में होती है, कशेरुक में होती है, श्रोणी मेखला में होती है। 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सभी विद्यार्थियों का आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आंसर देने का यथासंभव प्रयास करो। कोक्सीजियल अस्थि किस में पाई जाती है। बहुत ही शानदार तरीके के क्वेश्चन आपके सामने रखे जा रहे हैं। स्केलेटन सिस्टम से बनाए हुए क्वेश्चन है ताकि आप हर एक चीज को जानें। आज से पहले आपने पढ़ा नहीं होगा कोक्सीजियल बोन्स क्या होती है। बच्चों याद रखना, कशेरुकदंड में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, कशेरुकदंड में, यानी रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है। 3 नंबर ऑप्शन अपना 15 नंबर क्वेश्चन का सटीक बैठेगा। इसी कड़ी में हम बात कर लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। किस रोग में व्यक्ति लाल व हरे रंग में वेद नहीं कर सकता। ये 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है जेनेटिक्स वाले चैप्टर का। ध्यान देना, किस रोग में व्यक्ति लाल व हरे रंग में वेद नहीं कर सकता। देखो क्या करता है, वर्णांधता में, फिनाइल कीटोनूरिया में, दात्र कोशिका अर्रकता में, या थैलीसीमिया में। 16 नंबर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं। दीजिए करेक्ट आंसर, क्या यहाँ पर सटीक ऑप्शन बैठने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको याद रखना है, वर्णांधता जो होता है, कलर ब्लाइंडनेस डिजीज जिसको कहा जाता है, उसमें ग्रसित व्यक्ति लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर सकता। 1 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसी कड़ी में हम 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। HB1, देखो HbA1 HbA2 किस रोग से संबंधित है। वर्णांधता से संबंधित है, थैलेसीमिया से संबंधित है, दात्र कोशिका अर्रकता से संबंधित है, और या फिर डाउन सिंड्रोम से। ये दात्र कोशिका अर्रकता जो लिखा हुआ ना बच्चा, इसको सिकल सेल एनीमिया के नाम से जानते हैं। भूल मत जाना, इसको ध्यान रखना, सिकल सेल एनीमिया के नाम से जाना जाता है। दीजिए 17 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यहाँ पर क्या सटीक ऑप्शन बैठने वाला है, तो बिल्कुल यहाँ याद रखना, थैलेसीमिया से रिलेशन होता है HbA1 का, HbA2 का। बिल्कुल, तो 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट। अब 18 नंबर क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन के बारे में मैं व्याख्या पहले ही कर चुका हूं पीछे वाले क्वेश्चन में, तो सोच समझ करके आंसर देना। नर, जिसको ड्रोन मक्खी कहते हैं, किस विभाजन के द्वारा शुक्राणु उत्पादित करती है। अर्धसूत्री के द्वारा, असूत्री के द्वारा, समसूत्री के द्वारा, कोशिका द्रव्य विभाजन के द्वारा। 18 नंबर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से सोच समझ करके आंसर देना। आज की क्लास को इमेज करना। जब हम मादा मधुमक्खी के बारे में बात कर रहे थे तब मैंने वहां पर इसका व्याख्या किया था कि नर या ड्रोन जो होता है वो किस विभाजन के द्वारा स्पर्म को उत्पादित करता है, प्रोड्यूस करता है, यानी शुक्राणु को उत्पादित करता है। तो बिल्कुल बच्चों याद रखना, इसके अंदर 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, यानी समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या करता है, वो शुक्राणु उत्पादित करता है। इसी कड़ी में 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगुणित 16 क्रोमोसोम निम्न में से किस में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हेप्लोइड 16 क्रोमोसोम प्रेजेंट इन नर में, श्रमिक में, मादा में, नर तथा मादा दोनों में। दीजिए 19 नंबर क्वेश्चन का सटीक आंसर। थोड़ी देर पहले हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे बच्चा, तो बिल्कुल हाँ, इसका 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, यानी नर या ड्रोन के अंदर 16 क्रोमोसोम पाए जाते हैं जो हेप्लोइड होते हैं, अगुणित प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं। इसी कड़ी में हम बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। वास्तविक पसलियों के 7 जोड़े होते हैं। वास्तविक पसलियों के 7 जोड़े होते हैं, जिन्हें ट्रू पसली, सत्य पसली के नाम से भी जानते हैं। मानव के अंदर होते हैं, खरगोश में होते हैं, दोनों में होते हैं, या फिर मेंढक में होते हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। वास्तविक पसलियों के 7 जोड़े किस में होते हैं। मानव में, खरगोश में। 3 नंबर ऑप्शन कहता है इन दोनों में। 4 नंबर कह रहा है मेंढक में। बताओ। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। मानव तथा खरगोश दोनों में वास्तविक पसलियों के जो जोड़े होते हैं वो उनकी संख्या कितनी होती है, 7 जोड़ी होती है। इस प्रकार से आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में टॉप 20 एमसीक्यूज देखने को मिले। बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे और बहुत ही शानदार सपोर्ट आपका मिल रहा है। लगातार इस प्रकार से यदि आप बने रहेंगे तो बायोलॉजी की छोटी छोटी बारीकियां
आप तक पहुंचाने का काम मेरा रहेगा। यदि इसी प्रकार से आप सहयोग करते जाएंगे तो बहुत सारा बायोलॉजी का कंटेंट आपके सामने रख दिया जाएगा और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हैं। मिलते हैं ऑनलाइन अगली ऑनलाइन बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।